हेलो बच्चों। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। आज हम कुछ चीज़ें याद करने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, बातें भूल जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ना ही हमें बातों को भूलना है और ना ही हमें यादों को भूलना है। आज हम एक नई चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट जिंदगी के नगमे। नहीं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइफ प्रोसेसेस। यस, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम वी नीड अ फाइनल शॉर्ट वीडियो ऑन लाइफ प्रोसेसेस। सो हियर आई एम। आप बोले और हम ना करें, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मूवमेंट, मैम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट होती है। कुछ बोल सकते हैं कि ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बड़े हो जाते हैं। सो डेफिनेटली ऐसे हम कह सकते हैं कि दे आर लिविंग। बट व्हाट हैपन टू अ प्लांट? क्या कभी आपने किसी प्लांट को ऐसे झूमते हुए देखा है? चलिए, हवा में तो झूमते हैं, बट क्या अपने से किसी प्लांट को आपने झूमते हुए देखा है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं देखे होंगे। बट बहुत सारे बच्चे अब ये बोलेंगे कि मैम नहीं, बट दे ऑल्सो ग्रो। कभी अगर कोई प्लांट, छोटा एक प्लांटलेट है, देन दे विल ग्रो इनटू अ बिग ट्री। दैट मीन्स प्लांट में भी मूवमेंट होती है, बट वो मूवमेंट इतनी स्लो होती है कि हमें दिखता भी नहीं है। तो यस, definitely movement, definitely all these things are sufficient to signify or to say that something is alive. अब देखिए, ये तो बाहर की मूवमेंट थी, मैं यहाँ से यहाँ आ गई, ये बाहर की मूवमेंट है। बट वैसे ही बहुत सारी मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर भी चलती है। बहुत सारे केमिकल लोचास हमारे बॉडी के अंदर भी चलती रहती है। और इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन चलती रहती है। क्योंकि देखो, हम अगर अपने बॉडी को देखें, किसी फैक्ट्री से कम नहीं है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी, दे हैव अ प्रॉपर डिविजन ऑफ लेबर। बॉडी के हर एक पार्ट में एक काम होता है, कहीं पे चीज़ें बनती है, कहीं पे चीज़ें बिगड़ती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आवर बॉडी इज नथिंग बट अ नेचुरल फैक्ट्री, जहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ें चलती है, दे आर नेम्ड एट डिफरेंट नेम्स, ठीक है। उनके अलग अलग नाम होते हैं और सिंपली उनका काम क्या है कि इस पूरे बॉडी को फिट रखना, इस पूरे बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में रखना। और यही है हमारे लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? दिस आर प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। सो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस आर प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। अब थोड़ा सा हम इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन डिटेल देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमारे लाइफ प्रोसेसेस होती है। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मन लगा के सुन रहे हो कि नहीं? अब पता नहीं, आप ही को पता है। चलो, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो व्हाट इज इट? आई नीड एनर्जी। मुझे एनर्जी चाहिए ताकि मैं आपके सामने बात कर पाऊँ। वही आपको भी एनर्जी चाहिए कि आप दिमाग लगाकर सुन सके कि मैम क्या बता रही है, ठीक है। सो एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी। हर किसी में एनर्जी चाहिए होता है। अब ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। यस, सो हमें जो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो दिस एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। इनफैक्ट हमारे बॉडी में जितनी भी कंस्ट्रक्शन वाले काम चलती रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि यहाँ मैंने अभी कहा था कि बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ बनता बिगड़ता रहता है। बॉडी अपने आप को रिपेयर भी करता है और बॉडी अपने आप को डिसइंटीग्रेट भी कर देता है जहाँ उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए सिंपली एनर्जी, और ये एनर्जी हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ फूड से, खाने से मिलती है।
एंड ये जो हमारी फूड की प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, जो है हमारा पहला लाइफ प्रोसेस. यस, so this is our first life process which is called nutrition. और न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज दी प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड. चाहे वो हम निगल जाए, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे फॉर्म में ले, बट सिंपली इट इज न्यूट्रिशन. ओके, अब देखो इतनी सिंपल लव स्टोरी किसी की नहीं होती. एनर्जी और न्यूट्रिशन की भी नहीं थी, बीच में था एक कबाब में हड्डी, एंड दैट वाज आवर सेकंड लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन. ठीक है, सो आवर सेकंड लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन. अब न्यूट्रिशन हमने ले लिया, खाना हमने खा लिया, डाइजेशन हो गई. डाइजेशन होने के बाद जो भी हमने विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हमने खाया, प्रोटीन, सब के सब हमारे कहाँ जाएंगे? ऑल ऑफ दैम विल मूव टू आवर ब्लड, हमारे ब्लड में आएंगे. अब ब्लड इसको कहाँ ले जाएगा? सेल्स में ले जाएगा, जहां बीच वाला प्रोसेस होगा, दैट इज रेस्पिरेशन. और ये रेस्पिरेशन क्या करेगी? ये रेस्पिरेशन ऑल्डो कबाब में हड्डी है, बट ये अच्छा काम करेगी. ये क्या करेगी? फूड को और तोड़ेगी और ब्रेक डाउन करेगी उसको, ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन हो. एंड दिस इज आवर सेकेंड लाइफ प्रोसेस. अब देखो एनर्जी बन गई, लेकिन what happens in terms of different organism? यूनिसेल्यूलर में इन एनर्जी का क्या होता है और मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है? एनर्जी बन गई, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बस एक ही सेल है, तो जो भी एनर्जी बना वही सेल यूज कर गया, उसका काम हो गया, फिनिश. कहानी वही शुरू होके वही खत्म हो जाती है. बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल. उनके बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स है. अपने को ही देखो कितना सेल्स है, हमें खुद ही नहीं पता. तो ऐसे में क्या होगा कि सिर्फ सेल में एनर्जी बनेगा. अगर बॉडी के एक पार्ट में एनर्जी बनेगा तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि ईच एंड एवरी सेल को हर चीज की बराबर हिस्सा मिले. क्योंकि देखो डाइजेशन हो गई, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ब्लड में आ जाएगी, लेकिन चीजें जो है इट हैव टू ट्रांसफर टू आवर एंटायर बॉडी. हमारे स्किन के सेल्स को ऑब्वियसली एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मसल सेल्स को तो पड़ेगी ही पड़ेगी. तो एवरी सेल रिक्वायर्स एनर्जी. तो इसीलिए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? इसी चीज को, जो भी हम खाते हैं, उसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनेंगे, which is our third life process, that is transportation. ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड एंड आवर लिम्फेटिक सिस्टम. खैर इन डिटेल हम थोड़ा बाद में देखेंगे. नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. अब देखो न्यूट्रिशन हो गया, हमने खाना खा लिया, रेस्पिरेशन ने ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना दी, जो भी चीजें हैं सारा ट्रांसपोर्ट हो गया पूरी बॉडी में. ठीक है, एवरी सेल, सबको एनर्जी भी मिल गई, सबको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब चीजें मिल गई. ठीक है, तो सब हो गया. बट ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस देयर विल बी जनरेशन ऑफ सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो. कुछ गंदगी भी पैदा होंगे, क्योंकि हम देखो किचन में जब भी हम काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम नीट एंड क्लीन काम करते हैं, हमेशा उससे भी कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कुछ गंदे चीजें निकलते हैं. तो यहाँ पे भी वही चीज है, जब बॉडी इतना काम करता है कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, विच इज आवर फोर्थ लाइफ प्रोसेस, दैट इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो यहाँ वैसे मैंने दिखाया नहीं है, बट आई एम राइटिंग आवर फोर्थ लाइफ प्रोसेस, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो हमारे कितने लाइफ प्रोसेसेस है जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है? वी हैव 4 important life process which is vital to our life. Number 1 क्या है? Number 1 is, again I'm repeating, nutrition, that is the procurement of food. अब ये अलग अलग organisms में अलग अलग हो सकता है. Okay? Number 2 क्या है? Number 2 is the respiration. अब रेस्पिरेशन में क्या होगा? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड प्लस एनर्जी प्रोडक्शन. थर्ड लाइफ प्रोसेस क्या है? थर्ड लाइफ प्रोसेस इज आवर ट्रांसपोर्टेशन.
दैट मीन्स चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, एंड आवर लास्ट लाइफ प्रोसेस इज एक्सक्रीशन और आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो 4 हमारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर मेंटेनिंग लाइफ। तो अब हम शुरू करेंगे विथ आवर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन। Now what is nutrition? I already told you procurement of food. जब भी हम खाना खाते हैं उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम मुंह खोल के बर्गर खाते हैं, मुंह खोल के पिज्जा खाते हैं, तो वही प्लांट क्या करता है, प्लांट अलग तरीके से अपना खाना बनाकर अलग तरीके से खाते हैं। सो हर एक इंडिविजुअल का अपना स्टाइल होता है, बट सिंपली द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, as I told you right now, plants have a different mode, bacteria have a different mode, and we have a different mode. So on the basis of the mode of nutrition, organisms हमारे क्या हो सकते हैं, कुछ organisms हो सकते हैं हमारे autotrophic organisms, और कुछ organisms हमारे हो सकते हैं heterotrophic organisms। अब आप बताओ what is autotrophic mode of nutrition और what are autotrophic organisms? Yes, so organisms that can prepare their own food, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सोर्सेज। खाना तो हम भी बनाते हैं किचन में, लेकिन हम इनऑर्गेनिक सोर्सेज से नहीं बना सकते, बट ऑटोट्रॉप्स कैन मेक देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। अब देखो ऑटोट्रॉप के 2 डिविजन्स होते हैं, वन इज केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक आर ऑर्गेनिजम्स which uses different chemicals to prepare their food। जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सल्फर यूज करते हैं अपना खाना बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया फॉस्फोरस यूज करते हैं अपना खाना बनाते हैं। तो सच टाइप ऑफ बैक्टीरियाज और सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड केमोसिंथेटिक। केमो का मतलब केमिकल, सिंथेटिक का मतलब होता है बनाना। वही कुछ हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब है दे यूजेस लाइट एनर्जी, वो केमिकल के एनर्जी को नहीं यूज करते हैं, वो लाइट के एनर्जी को यूज करते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो ऑटोट्रॉप्स हैव 2 डिवीजन, वन इज केमोसिंथेटिक, अनदर वन इज द फोटोसिंथेटिक। केमो का हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑकर्स इन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज एज वेल। अब देखो नेक्स्ट मोड इज दी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये वो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब इनके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वो हम आगे जाकर देखेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि हेटरोट्रॉप्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो आपकी तरह है, मम्मी खाना बना के देते तो आप खाते हो, हेटरोट्रॉप्स क्या करते हैं, प्लांट देते हैं तब हेटरोट्रॉप्स खाना खाते हैं, या तब हेटरोट्रॉप्स को एनर्जी मिलती है। सो इसीलिए कहा जाता है प्लांट आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट आर क्रिएटर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस हमें यहाँ नहीं देखना, वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहले अगेन आई एम रिपीटिंग, फोटोसिंथेसिस क्या था, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, और जो भी ऑर्गेनिजम्स लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स प्लस सम बैक्टीरियाज, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। तो ये कौन है, ये है हमारे सूरज मामा, ठीक है। अब प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स इसी के एनर्जी को यूज करेंगे, प्लांट्स सन के ही एनर्जी को यूज करेगा, और प्लांट की जो ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है उनके पत्तों में, फूलों में तो होंगे नहीं, पत्तों में होते हैं अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज कॉल्ड, व्हाट इज इट, इट इज क्लोरोफिल। तो देखो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले क्या होगा, दिस इज नंबर 1 स्टेप, और इस स्टेप में क्या होगा, सन के एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाएगा, सन के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कौन करेगा, बाय क्लोरोफिल। सो यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल एनर्जी को ट्रैप करेगी इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट।
अब यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लास 9 में भी आपने देखा था सेल वाले चैप्टर में, तो जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। सो देखिए, सन की एनर्जी को ट्रैप कर दिया इनटू अ क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे बाकी की प्रोसेसिंग होगी। अब इसी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू द केमिकल एनर्जी, और यही है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है, एटीपी, ठीक है। तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, NADPH भी बनते हैं, बट वहां इन डिटेल इतना नहीं जानना। सिंपली ये जानिए कि लाइट के एनर्जी को पकड़ लिया और उसको ट्रांसफर कर दिया इनटू अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, एंड इसी के साथ साथ होती है वाटर की ब्रेक डाउन। यस, इसी के साथ साथ होती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया है इट इज वाटर स्प्लिटिंग, जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या वाटर मॉलिक्यूल्स के टूटना। फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, सन के एनर्जी को ट्रैप कर दिया। सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी की कन्वर्जन प्लस वाटर स्प्लिटिंग। अब देखिए लास्ट, दिस इज द एनर्जी मॉलिक्यूल विच इज आवर एटीपी। एटीपी बन गया, वाटर स्प्लिट हो गया। अब इसी एनर्जी को हम यूज करेंगे इसी स्ट्रक्चर के अंदर, किसके लिए, इन रिडक्शन ऑफ CO2 टू ग्लूकोज। तो CO2 जो है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगा टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस के 3 मेन स्टेप्स है विच इज मेंशन इन NCERT। नंबर 1 स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सेकेंड वन क्या है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। बस इतना चीज याद रखनी है, तो आई गेस सबको याद रहेगा। सो दिस आर द 3 steps that are mentioned in our NCERT, बट इसके साथ साथ हमें और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, that is the formula for photosynthesis। क्या है, it is 6CO2 plus 6H2O in presence of light and chlorophyll will give C6H12O6 plus 6O2। तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर फोटोसिंथेसिस जो हमें याद रखनी है, ठीक है, जो हमें याद रखनी है फॉर आवर एग्जाम्स। और जो भी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वी हैव टू ऐड दैट, हम ऐड करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अब देखिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने देख लिया। हमें ये भी पता है कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर आता है फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। CO2 एटमॉस्फेयर में रहता है। देन क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट में ही प्रेजेंट होती है, एंड लाइट हमें सन का ही होता है, ठीक है। सो वी आर नो दैट उनको खाना बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। बट प्लांट के पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, प्लांट के पास ना लंग्स है ना नाक है हमारी तरह, देन हाउ डू रेस्पायर, उनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, उनमें ये CO2 कहाँ से आती है, और ये जो ऑक्सीजन बनता है वो कहाँ जाता है, उनमें कहाँ गैसेस की मूवमेंट होती है। सो प्लांट्स हैव सम माइन्यूट पोर्स। प्लांट में तो क्या हुआ, उनका नाक नहीं है तो क्या हुआ, उनमें लंग्स नहीं है, they have some minute pores which are called stomata। अब देखिए, स्टोमेटा को जानने से पहले थोड़ा सा हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे लीफ का, जो कभी कभार जिसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ हमारे कुछ सेल्स होते हैं, एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स, ठीक है, दिस आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। इस टाइप के हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है, किसी भी प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम कहते हैं एपिडर्मिस। दिस इज कॉल्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा, इसे हम कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, इसे हम कहते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और इन दोनों को मिलाकर हम कभी कभी इन्हें मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेसोफिल सेल्स,
ओके। एंड इनमें क्या होता है, इनमें ये जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, जो मैंने प्रॉपर्ली यहाँ बस ऐसे ऐसे दिखा दिया है, तो ये जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, दे आर क्लोरोप्लास्ट। तो मेसोफिल सेल के क्या फंक्शन है, दे आर द सेल्स जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उनमें भर भर के हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस। अब इसी में देखिए थोड़ी सी आपको एट द एंड लोअर एपिडर्मिस के पास आपको इस टाइप के ब्रैकेट टाइप के एक स्ट्रक्चर दिखेगी। सो दिस इज आवर स्टोमेटा। तो ये जो हमारे स्टोमेटा होते हैं, दिस आर सम माइन्यूट पोर। और जरूरी नहीं है कि लीफ के अंडर सरफेस में भी हो, कुछ प्लांट में दोनों साइड में होते हैं, कुछ में अंडर सरफेस में होती है, और किसी किसी प्लांट में ऊपर में भी होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी ऑफ प्लांट स्टोमेटा की पोजीशन अलग हो सकती है, बट इन एवरीवेयर स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा इज अ माइन्यूट पोर। इट इज सिंपली माइन्यूट पोर जो क्या करती है, इट लीड टू द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। थोड़ी सी हम स्टोमेटल स्ट्रक्चर में देखेंगे। स्टोमेटा की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सो हियर्स द पोर, और ये जो पोर है इसको गर्ड, दो सिक्योरिटी गर्ड इसके दोनों साइड में प्रेजेंट है, एंड दे आर कॉल्ड गर्ड सेल्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड गर्ड सेल्स। और इनके साइड में भी हमारे कुछ सेल्स होते हैं जो वाटर की मूवमेंट करवाते हैं इन एंड आउट ऑफ द गर्ड सेल, एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स। इन्हें हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स। जैसे कि आप में से अगर किसी ने बास्केटबॉल खेला होगा, कभी वॉलीबॉल खेला होगा, क्रिकेट खेला हो, क्रिकेट तो इंडिया में बहुत कॉमन है, क्रिकेट भी खेला होगा, तो आपको पता है कि हमेशा सब्सिडियरी प्लेयर्स रहते हैं। कोई इंजर्ड हो गया, कोई कुछ हो गया, तो वो जाकर खेल सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है, सब्सिडियरी गर्ड सेल को हेल्प करते हैं इन एंड आउट ऑफ द वाटर। जब भी वाटर की मूवमेंट होनी होती है, जब भी स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करनी होती है, ये गर्ड सेल की हेल्प करते हैं। सो गर्ड सेल्स हो गया, दिस आर आवर गर्ड सेल्स। ठीक है, दिस इज स्टोमेटल पोर एंड दीज आर सब्सिडियरी सेल्स। और सब्सिडियरी सेल्स के बाहर भी हमारे कुछ सेल्स होते हैं, एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल। ठीक है, दिस सेल्स आर कॉल्ड एपिडर्मल सेल्स। अभी एक बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था कि ये डायग्राम दे दिया गया था एंड आपको लेबल करना था ए बी सी डी क्या है। सो अंदर है स्टोमेटल पोर, दिस टू आर गर्ड सेल्स, साइड में छोटे छोटे जो सेल्स है दे आर सब्सिडियरी सेल्स, एंड बाहर के जो बड़े बड़े सेल्स है दे आर आवर एपिडर्मल सेल्स। अब हमने ये तो देख लिया स्टोमेटा किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बट हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन स्टोमेटा। तो जब भी गर्ड सेल के अंदर पानी एंटर करेगी, स्टोमेटा अपने आप खुल जाएगा। ठीक है, एंड जब भी गर्ड सेल से पानी बाहर जाएगी, स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, जब भी गर्ड सेल में पानी एंटर करेगी, स्टोमेटा क्या होगा, स्टोमेटा विल ओपन, एंड व्हेनेवर वाटर एक्सीड गर्ड सेल्स, स्टोमेटा विल बी क्लोज। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें याद रखनी है कि कब स्टोमेटा ओपन होती है और कब स्टोमेटा क्लोज होती है। ओके, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन डिटेल कि व्हाट आर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने बता दिया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं दे आर हेटेरोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉप्स के कुछ डिविजन्स होते हैं लाइक पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या है, दिस आर ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये दूसरे के ऊपर फीड करते हैं, दिस आर कॉल्ड पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, प्लांट में कास्क्यूटा एक येलो कलर की वाइन होती है, एंड एनिमल्स में बहुत सारे हैं, फिर भी लिच हो गया, टिक्स हो गया, जुए जो बालों में होते हैं, ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट जो हमारे बॉडी में रहकर हमसे न्यूट्रिशन फीड करते हैं। ठीक है, सो दीज आर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वही सेप्रोफाइटिक अगर हम देखें, सेप्रोफाइटिक आर ऑर्गेनिजम्स that grow on death and decaying matter. ठीक है, these are saprophytes. अब आप बताओ example of saprophyte क्या है, saprophytic mode of nutrition का example? It is all the fungi and some bacteria. सारे के सारे maximum fungi, अगर आप देखो 100 में से 80% fungi are saprophytes, प्लस हमारे
कुछ बैक्टीरियाज होते हैं विच आर सेप्रोफाइट, वही कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं डे एक्चुअली उनमें क्या होता है, सॉलिड फूड वो इनटेक करते हैं, उनमें प्रॉपर डाइजेशन होती है, प्रॉपर फूड जाता है, ब्रेक डाउन होती है एंड देन इट एग्जिट द बॉडी। सो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक में क्या होगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगी एनगल्फमेंट ऑफ फूड, ठीक है, एनगल्फमेंट होगी, देन फिर ब्रेक डाउन होगा एंड देन इजेशन होगी। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लाइक ह्यूमन, अगर यूनिसेल्युलर में देखें तो अमीबा इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है, अमीबा का एग्जांपल हमारे बुक में भी दिया गया है, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस एग्जांपल। और उसके बाद जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स है मैक्सिमम ऑफ देम, ऑल ऑफ देम इन फैक्ट हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इन डिटेल देखेंगे अमीबा के भी बारे में, बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्चुअली नाउ एनसीईआरटी, कि अमीबा किस तरीके से अपनी फूड एनगल्फमेंट करता है। तो सबसे पहले देखिए, दिस इज दी अमीबा। अब जब भी अमीबा को खाना दिखेगा तो उसे लगेगा आई ला, मुझे खाना मिल गया। सो अमीबा खाना की तरफ जाएगा, ठीक है, इट विल प्रोसीड टूवर्ड्स इट। अब लेट्स अज्यूम दिस इज अ फूड पार्टिकल। अब इसके ना हाथ है ना पैर है, तो ये कैसे खाएगा, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ एक्सटेंशन ऑफ इट्स सॉइल, ठीक है, इसके बॉडी की थोड़ी बहुत एक एक्सटेंशन बनाएगा। यही एक्सटेंशन बन जाएगा अ स्ट्रक्चर कॉल सूडोपोडिया, ठीक है, दैट मीन्स फॉल्स लेग। और यही स्ट्रक्चर क्या करेगा, इट विल हेल्प इन द एनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर आ जाएगी एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब इसी वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो जाएगी, जो भी खाना पचाना है, जो भी एनर्जी लेना है, सब कुछ इसी फूड वैक्यूल के अंदर हो जाएगी एंड थ्रू दिस एक्सटेंशन ओनली, वही दोबारा से इस तरीके के एक्सटेंशन से फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो बाहर भी निकल जाएंगे। सो अमीबा में भी क्या होता है, अमीबा ऑल्सो एग्जिबिट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक ह्यूमंस। थोड़ा सा हम इन डिटेल देखेंगे कि ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ क्या अलग अलग हमारे पार्ट्स हैं। सो ह्यूमन अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, इट स्टार्ट्स विथ आवर माउथ, कंटिन्यू टू आवर एसोफेगस, देन स्टमक में भी होती है कुछ पोर्शंस, देन ऐसे मैगी 2 मिनट नूडल्स की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, विच इज कॉल्ड आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन will lead to a large intestine। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है here। So this is our structure of large intestine। I know मैं डायग्राम में बहुत अच्छी हूँ, तो इतनी तारीफ मेरी मत करो, ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे एक ऑर्गन होगा which is called pancreas and here will be a organ called liver। So this is our liver and this is our pancreas। अब आप लोग बताओगे मुझे कि ईच एंड एवरी पार्ट में क्या होता है। तो डाइजेशन एज आई टोल्ड यू इट स्टार्ट्स विथ आवर माउथ, मुंह से ही हमारी डाइजेशन शुरू हो जाएगी। और मुंह में किस चीज की डाइजेशन होगी, जब भी हम खाना चबाएंगे, जिसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। खाना हमेशा थू के साथ, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमें 2 लाभ होगी। सबसे पहले जो भी खाना है इट बिकम स्लिपरी, जिसके वजह से हम खाने को इजीली निगल लेंगे। प्लस सेकंड पॉइंट क्या है, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है विच इज सलाइवरी अमाइलेज। और ये अमाइलेज मुंह में किस चीज की डाइजेशन करेगी, इट विल डाइजेस्ट द स्टार्च, ठीक है, तो स्टार्च की डाइजेशन करेगी। और वी कैन से दैट 60% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारे मुंह में हो जाएगी जब हम खाना चबाते रहेंगे। तो इसीलिए देखो जब भी हम कंटिन्यू चबाते रहते हैं ब्रेड थोड़ा मीठा हो जाता है, क्यों, क्योंकि इट गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर्स। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इज आवर फूड पाइप, दैट इज इसोफेगस। अब इसोफेगस में किसी चीज की डाइजेशन तो नहीं होती, बट ये एक मूवमेंट दिखाती है विच इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो खाना अब हमारे पेट तक आएगी
वाया इसोफेगस बाय अ मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, खाना अब पहुंच गया पेट में। पेट में हमारे 3 केमिकल्स होते हैं, दे आर HCl, पेप्सिनोजेन एंड आवर म्यूकस। ठीक है, सो आवर स्टमक हैव 3 केमिकल्स, HCl, then पेप्सिनोजेन और वी कैन से पेप्सिन एंड देन म्यूकस। अब देखो इन तीनों का क्या फंक्शन है। HCl क्या है? HCl इज लाइक अ पहरेदार। जब भी खाना पेट में एंटर करेगा HCl बोलेगा भाई उठो, खाना आ गया, डाइजेशन करनी है। और जो पेप्सिनोजेन है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है, और जब भी HCl उसको जगा देगा पेप्सिन बन जाएगा, इट गेट कन्वर्टेड टू पेप्सिन। और पेप्सिन क्या है? इट इज एन एंजाइम जो किस चीज की डाइजेशन करेगी? पेप्सिन विल एक्ट ऑन प्रोटीन, सो पेप्सिन करेगी प्रोटीन की डाइजेशन इन आवर स्टमक। और म्यूकस क्या करेगी? म्यूकस विल प्रोटेक्ट आवर स्टमक लाइनिंग, क्योंकि देखो HCl जो है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये हमारे पेट के लाइनिंग को भी जला सकते हैं। तो इसीलिए म्यूकस का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। पेप्सिन का काम है प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना, और HCl का काम है पेप्सिन को एक्टिवेट करना। ठीक है, ये है हमारे स्टमक के केमिकल्स और उनके अलग अलग फंक्शंस। अब खाना यहाँ प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई, यहाँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया। नाउ द फूड पार्टिकल विल एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, वी ऑल नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब भी खाना यहाँ एंटर करेगी, जब भी खाना यहाँ पे रहेगी, समवट हियर, जस्ट वेट, इट शुड बी ओके, सो लीवर की इस तरफ होती है। ठीक है, इस लोकेशन में हमारी लीवर होती है। और जब भी फूड पार्टिकल यहाँ पहुँचेगी एट द ओपनिंग ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कि जो एसिडिक मीडियम हो गई है अब फूड पार्टिकल्स की, उसे थोड़ा एल्कलाइन कर दिया जाए। और ये जो एल्कलाइनिटी है वो कौन करता है? बाइल जूस। यस, सो यहाँ इस पॉइंट में 2 सिक्रेशन आएगी, वन इज दी bile juice from liver and another one is the pancreatic juice from pancreas। अब दोनों के फंक्शंस क्या है? बाइल जूस के 2 फंक्शन है जो लीवर से आएगा। बाइल जूस के 2 फंक्शन है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 इज दी एल्कलाइन बनाना। ठीक है, टू मेक द फूड पार्टिकल्स अ बिट एल्कलाइन, ताकि वो इंटेस्टाइन में जाकर प्रॉपर काम करे। एंड सेकेंड क्या है? इट हेल्प्स इन फैट इमल्सिफिकेशन, ये फैट के डाइजेशन में भी काम आते हैं। सो बाइल जूस हैव 2 फंक्शंस। पैनक्रियास की अगर हम बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? इट ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड ट्राइप्सिन। पैनक्रियास में भी क्या होता है? इट ऑल्सो कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड ट्राइप्सिन, और ट्राइप्सिन का भी काम क्या होता है? टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, सो प्रोटीन की डाइजेशन एक तो हमारे पेट में होता है बाय पेप्सिन, एंड ट्राइप्सिन से भी होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा उसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे कि और एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दी गई है, लिपेज विच एक्ट ऑन फैट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे होते हैं एंजाइम्स। प्लस इंटेस्टाइन की भी अपनी एक इंटेस्टिनल जूस होती है, जिसमें हमारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं व्हिच एक्ट ऑन डिफरेंट कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग होता है, प्रोटीन्स के लिए अलग होता है, फैट्स के लिए अलग होता है। सो यहाँ इन शॉर्ट अगर हम देखें, हर चीज़ की ब्रेक डाउन हो जाती है, प्लस हमारी जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट वगैरह लिया है इट गेट एब्सॉर्ब्ड इन आवर ब्लड। ठीक है, बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। सो विली किसमें होती है? So villi is present in small intestine which increase the area for absorption, क्योंकि अभी यहाँ जो भी हमने चीज़ें खाई, जिन चीज़ की ब्रेक डाउन हुई उनकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल विली। खाना देखो पूरा डाइजेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट होगी फॉर्मेशन ऑफ स्टूल। दैट मीन्स अब स्टूल की फॉर्मेशन होगी इन अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। मेंटी में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम क्या है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज कोलोन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन के नाम से भी जानते हैं।
अब यहाँ क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर बाहर अंदर करता रहेगा एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टूल, जो हमारे रेक्टम में स्टोर्ड रहेगा जब तक ब्रेन से ना सिग्नल आए टू एक्सक्रीट इट आउट थ्रू अ अपर्चर कॉल्ड एनस। तो ये जो पूरी माउथ से लेकर हमारी एनस तक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आवर एलिमेंटरी कैनल एंड इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इस तरीके से होती है ह्यूमन में डाइजेशन। सो अब हम डिस्कस करेंगे विद आवर नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू फॉर्म एनर्जी। दैट मीन्स जो भी हमने खाना खाया उसकी फर्दर ब्रेक डाउन होगी सेल के अंदर और उससे क्या मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी या सिंपली एटीपी की प्रोडक्शन होगी। मान लीजिए मैंने चावल खाया, चावल में क्या होता है, स्टार्च हमारे पेट में हमारे इंटेस्टाइन में जाकर उसकी क्या बन गई, ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज ब्लड में आया। अब ग्लूकोज की भी फर्दर ब्रेक डाउन होगी टू एटीपी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। One is aerobic respiration and another one is the anaerobic respiration. Aerobic respiration में क्या है, the oxygen that organisms that required oxygen, उसे हम कहते हैं aerobic respiration। और organisms that does not required oxygen are called anaerobic organism। या हम कह सकते हैं कि जिस भी ब्रेक डाउन प्रोसेस में या जिस भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होता है उसे हम कहते हैं एरोबिक, और जिसके ब्रेक डाउन में नहीं चाहिए होता है उसे हम कहते हैं एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। सो अब देखिए रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास एकदम बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे ऑक्सीजन भरा हुआ है। कितना परसेंट होता है एटमॉस्फेयर में? इट इज 21%। तो 21% हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को कभी भी ऑक्सीजन एक लिमिटेड फैक्टर नहीं लगता। बट वही अगर हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में देखें तो उनको ऑक्सीजन मिलता है जो पानी में डिसॉल्व होता है। दे गेट द डिसॉल्व ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके लिए कभी कभार ऑक्सीजन एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है। ठीक है, दे यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और इसी के वजह से क्या होता है, हमेशा रेस्पिरेशन रेट जो होती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो वो जल्दी जल्दी रेस्पायर करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। सो देयरफॉर दे रेस्पायर मोर एज कंपेयर टू आवर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा सा हम इन डिटेल देखेंगे कि एग्जैक्टली इस रेस्पिरेशन में होता क्या है। तो अभी मैंने बताया था ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बारे में। तो सेल में क्या होगा, सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड एंड इसकी ब्रेकडाउन होगी इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पाइरुविक एसिड, और जिसे हम कहते हैं पाइरुवेट। ठीक है, इसे हम पाइरुवेट भी कहते हैं। अब ये जो पाइरुवेट है ये जाएगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, पाइरुवेट विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया इन टर्म्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये क्या बनाएगी, एनर्जी बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, राइट, और हमारे वाटर बनाएगी। वही अगर आप देखोगे पाइरुवेट इन टर्म्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दो और चीजें भी बना सकती है, जैसे कि हम ईस्ट में देख सकते हैं। ईस्ट में क्या होता है, एनारोबिक मोड होता है। तो पाइरुवेट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ईस्ट। अब देखो ईस्ट क्या है, ईस्ट इज लाइक अ बैट, वो कभी एरोबिक करता है कभी एनारोबिक करता है। तो जब भी ईस्ट में एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा, पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में ही इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ठीक है, प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी भी बनेगी और एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा जिसे हम कहते हैं इथेनॉल।
वही कभी कभार अगर हमने बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लिया या कभी कभार हमने विगोरसली रनिंग वगैरह कर लिया तो हमें मसल क्रैम्प होती है। क्यों? बिकॉज आवर मसल्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। अब हो सकता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट से हम उतना ऑक्सीजन ना दे पाए और ना ही उतना एनर्जी दे पाए, तो हमारे मसल्स क्या करते हैं, ताकि उन्हें क्विकली एनर्जी मिले, दे ऑप्टेड फॉर अ एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। और इसी के कारण क्या होता है, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड कॉल्ड लैक्टिक एसिड। ठीक है, और जब भी इस लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तब क्या होगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से हमें मसल क्रैम्प होगी। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो इस पूरे डायग्राम में समझना हमें और याद रखना क्या है। सबसे पहले ग्लूकोज टू पाइरुवेट की जो कन्वर्जन है, ये पूरी कन्वर्जन होती है हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये हमें समझना है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो कहाँ होती है, वो होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लस इसमें हमारे मोर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसमें हमारे 36 एटीपीज की प्रोडक्शन होती है। वही अगर हम बाकी के चीज़ें देखें, जैसे कि एनारोबिक मोड देखें, दोनों में, इथेनॉल में भी लैक्टिक एसिड में भी, अगर एनारोबिक मोड में देखें हमेशा लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज ओनली 2 ATPs आर प्रोड्यूस। ठीक है, प्लस क्या होता है, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पूरी की पूरी रेस्पिरेशन कहाँ हो जाती है, साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है। ब्रेक डाउन फ्रॉम ग्लूकोज टू पाइरुवेट ऑल्सो, एंड ब्रेक डाउन और कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू एनर्जी ऑल्सो साइटोप्लाज्म में ही होती है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट उससे पहले हमें एक क्वेश्चन देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच क्या डिफरेंस होता है। सो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, सिर्फ हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं एंड वी आर एक्सहेलिंग आउट, दिस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्योरली एक हमारी फिजिकल प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन इज प्योरली अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। ब्रीदिंग किससे होती है, ब्रीदिंग इज अ, अगेन आई एम रिपीटिंग, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। एंड रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। प्लस ब्रीदिंग में क्या है, हमारे अलग अलग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे डायफ्राम, हमारे कोस्टल मसल्स। तो इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड एंड वो रिलैक्स होती रहती है, जिसकी वजह से एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ आवर बॉडी। बट रेस्पिरेशन क्या है, सेल के अंदर होती है, इसकी वजह से हम उनको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेल के अंदर अलग अलग केमिकल बस रिएक्शंस होते हैं, मसल्स की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। अब थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो इस टाइप के हमारे कुछ ब्रांचेस होते हैं। आई गैस एवरीवन नो द नेम ऑफ दिस ब्रांचेस। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर nostrils, or we can say that this is our nostrils is the opening, and पूरी जो passage होती है, this passage is called nasal passage. ठीक है, this is called nasal passage. अब इसके ओपनिंग में हमारी फुट पाइप और विंड पाइप जहाँ से सेपरेट होती है, that structure is called pharynx. ठीक है, that structure is called pharynx. और उसी के नीचे हमारे in the trachea there is a box like structure which is also called larynx. इसको हम कहते हैं larynx. और larynx क्या है, larynx is also called voice box. इसमें तरह तरह के वाइब्रेशन होती है जिसके वजह से हमारी वॉइस निकलती है। अब देखिए इसके अलावा इस पूरे ट्रैकिया में या इस पूरे विंड पाइप में, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया और वी कैन से विंड पाइप, इस पूरे स्ट्रक्चर में हमारे क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ऐसे कार्टिलेज के रिंग्स बने होते हैं एंड दिस रिंग्स हेल्प्स इन, और इट हेल्प्स इन क्या करती है, ये कोलैप्सिंग प्रिवेंट करती है। जब भी देखो हवा की हमेशा चीज़ें होती है, पूरे लंग्स में
एयर इन एंड आउट होता रहता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वैक्यूम की क्रिएशन हो और जो भी हमारी ट्रैकिया है वो कोलैप्स हो जाए। तो इसीलिए ये रिंग ऑफ कार्टिलेज इट हेल्प्स इन और इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ दिस ट्रैकिया और ऑफ दिस विंड पाइप। अब उसके बाद देखिए ये जो आपको ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, व्हाट आर दिस आर द पार्ट ऑफ आवर लंग्स, ठीक है, ये हमारे लंग्स के पार्ट है। सो दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई एंड दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ये है हमारे ब्रोंक्यूल्स और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के एंडिंग में हमारे कुछ छोटे छोटे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स या ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं एंड दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्वियोली, ठीक है, दिस आर कॉल्ड एल्वियोली। अब देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट वो बस छोटा जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है वो है, क्यों? बिकॉज एल्वियोली हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आती है या जो भी ऑक्सीजन बाहर से हमारे लंग्स तक जाती है, इन पूरे चीजों की एक्सचेंज कहाँ होती है? एल्वियोली में। तो यस, द फंक्शन ऑफ एल्वियोली क्या है? इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये हमें याद रखनी है कि एल्वियोली की फंक्शन क्या होती है एंड दिस इज आवर लंग्स। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ इस तरीके से होती है और ऑब्वियसली जब हम ऑक्सीजन लेते हैं इट गेट क्या होता है? इट गेट मिक्स अप विथ आवर ब्लड, हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं, सेल उस ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ये एल्वियोली में ले आते हैं और एल्वियोली से दोबारा गैसेस की एक्सचेंज होती है। सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो भी हम खाते हैं इट गेट एब्जॉर्ब्ड इन आवर ब्लड। अब ब्लड क्या करती है? उसे ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाती है ताकि एनर्जी बन सके। तो यहाँ के लिए एक क्या चाहिए हमें? ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म चाहिए और ह्यूमन बॉडी में दो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, वन इज आवर ब्लड, अनदर वन इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम। और ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स थे? ब्लड के हमारे कंपोनेंट्स थे आरबीसीज विच आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, देन डब्ल्यूबीसीज विच आर कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके अलावा क्या था? उसके अलावा था प्लेटलेट्स एंड देन वी कैन से कि और ये जो सारे हैं दे आर डिफ्यूज और दे गेट नॉट डिजॉल्व एक्चुअली, सस्पेंडेड रहते हैं इन अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। तो हमारे ब्लड के चार कंपोनेंट है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा 90% आप मान लो प्लाज्मा सिर्फ पानी है। पानी में क्या है? स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है, 90% पानी है, उसमें अलग अलग प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ डिजोल्व रहता है क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी हार्मोन्स रिलीज होता है एंडोक्राइन सिस्टम की, सब कुछ हमारे ब्लड में होता है। सो 90% ऑफ द प्लाज्मा इज क्या है? वाटर है और उसमें अलग अलग हमारे कंपोनेंट्स डिसॉल्व रहते हैं। उसमें देखिए ब्लड की 55% जो होती है हमारी प्लाज्मा होती है। अब मैंने यहाँ ऑलरेडी बता दिया है। अब 6 to 8% हमारे प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो क्लॉटिंग प्रोटीन हो, चाहे कोई डिफेंस प्रोटीन हो, अलग अलग तरीके के प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, बट प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है क्योंकि प्लाज्मा अगर क्लॉट हो गया तो ब्लड कैसे रहेगा, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो इसलिए हमेशा क्लॉटिंग फैक्टर इज एब्सेंट इन प्लाज्मा। अब नेक्स्ट हम बात करें आरबीसीज और इराइथ्रोसाइट्स की। आरबीसीज क्या है? आरबीसीज आवर रेड ब्लड सेल, लाल कलर के कुछ सेल्स होते हैं। अब ये लाल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्या है? कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें एक हमारी पिगमेंट होती है विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन एंड दिस इज बेसिकली अ आयरन रिच पिगमेंट एंड इसके वजह से हमारी जो ओवरऑल ब्लड है वो लाल कलर की होती है और वी कैन से दैट इराइथ्रोसाइट्स और आरबीसीज आर रेड इन कलर। ठीक है, और ये जो आरबीसीज है बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं हमारे रेड बोन मैरो में। ये हमारे बोन के जो स्पेसेस होते हैं, इनर स्पेसेस होते हैं, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, वहां बनती है। अब देखो ह्यूमन में 5.5 मिलियन के अराउंड हमारे ब्लड होती है या आरबीसीज होती है और उसके अलावा
RBCs आर बायोकॉन्केव इन शेप, दैट मीन्स क्या है बायोकॉन्केव, इस तरीके की उनकी स्ट्रक्चर है, इस तरीके की डिप्रेशन उनके बीच वाले एरियाज में होती है। सो दे हैव अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। और आरबीसीज की अगर हम बात करें, मैच्योर्ड आरबीसीज में कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता है, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। और हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है 12 to 16 ग्राम्स इन 100 ml ऑफ ब्लड। और आरबीसीज की लाइफ स्पैन है 120 डेज। और सबसे अगर इंपॉर्टेंट यहाँ बात करें कि फंक्शंस की, आरबीसीज की क्या फंक्शंस है। सो आरबीसीज की फंक्शन है, दिस हेमोग्लोबिन दे कैरीज ऑक्सीजन एंड CO2 इन आवर ब्लड, सो दे आर अ फॉर्म ऑफ गैसियस कैरियर, ऑक्सीजन कैरियर है। हमारे एल्वियोली से एग्जैक्टली हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है, वो हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं। अब आते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज WBCs। अब WBCs के भी हमारे 5 टाइप है। किसी टाइप्स को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट और किसी टाइप को हम कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट। क्या है ग्रेन्युलोसाइट और क्या है अग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट क्या है, जिसके भी साइटोप्लाज्म में इस तरह के ग्रेन्यूल्स है उन्हें हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और जिसमें नहीं है दे आर कॉल्ड अग्रेन्युलोसाइट। इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। हमें बस देखना है कि ओवरऑल WBCs के क्या फंक्शन है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ WBCs, इट मेनली हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम, इट इज रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम, और वी कैन से दैट इट हेल्प्स इन आवर बॉडी डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और WBC और वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, उन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। और ये क्या करते हैं, जितने भी अलग अलग 5 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विथ आवर बॉडी डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट कंपोनेंट्स जो होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एग्जैक्टली पूरा सेल नहीं है WBC RBCs की तरह, दे आर सेल फ्रेगमेंट्स ऑफ अ सेल कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। बट अगेन ये अभी फिलहाल 10 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया है। और प्लेटलेट्स की फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी के लिए हमें याद रखना है। क्या है फंक्शन, इट इज दी ब्लड क्लॉटिंग। जब भी खून निकल जाता है, प्लेटलेट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अब थोड़ा सा हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर, किस तरीके की हमारी हार्ट स्ट्रक्चर होती है। अब हम ब्लड के बारे में बात करें तो वी हैव टू मेंशन अबाउट आवर हार्ट आल्सो। अब एम्फीबियंस में, रैप्टाइल्स में क्या होता है, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस में क्या होता है, फिश ऑल्सो हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में कभी भी उनकी बॉडी की टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाती है। व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को नहीं मेंटेन कर पाते। वही अगर ह्यूमन की बात करें, वैसे रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल इज एन एग्जाम्पल, बट वही ह्यूमंस की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो दे हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। उनके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। व्हाट आर दोस चैम्बर्स, दीज आर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। दैट मीन्स ऊपर वाला जो चैम्बर है, इट इज आवर एट्रियम। राइट में है तो राइट, लेफ्ट में है तो लेफ्ट। नीचे के जो चैम्बर्स है, दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अगेन राइट में है तो राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और इस पूरे हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इज कनेक्टेड विद आवर मेन ब्लड वेसल्स। क्या है वो ब्लड वेसल्स, एक तो है वेना कावा। वेना कावा इज आवर मेन वेन। बॉडी के ऊपर से आ रही है तो सुपरियर वेना कावा, बॉडी के नीचे से आ रही है तो इट इज इंफेरियर वेना कावा। वेना कावा है मेन वेन। वही मेन जो आर्टरी है, इट इज आवर क्या है, ऑर्टा, वो हमारी ऑर्टा होती है। प्लस यहां से जो हमारी आर्टरी निकल के जाती है लंग्स तक, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे एट्रियम में भी एक वेन आती है फ्रॉम लंग्स, इट इज कॉल्ड आवर पल्मोनरी वेन। वो हम डबल सर्कुलेशन में जरूर देखेंगे। यहाँ बस हमें ये समझना है कि किस तरीके से हमारी हार्ट की एनाटॉमी बनी हुई है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि किस तरीके की सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ह्यूमंस में। सो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी ब्लड है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी ब्लड है,
लेट अस अज्यूम कि हमारे बॉडी के सेल से या टिश्यू से, ये एक टिश्यू है, यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये जो हमारे मेन वेन्स है, ये वेन क्या करेगी, दे विल कैरी CO2 रिच ब्लड। बॉडी के अलग अलग सेल से, अलग अलग पार्ट से CO2 रिच ब्लड को ले जाएगी टूवर्ड्स दी हार्ट। और हार्ट के भी कहाँ ले जाएगी, हार्ट के ले जाएगी टूवर्ड्स आवर राइट एट्रियम। ठीक है, हमारे राइट एट्रियम तक ले जाएगी। राइट एट्रियम से ब्लड की मूवमेंट होगी टूवर्ड्स राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, राइट वेंट्रिकल से हमारी निकलेगी पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलकर ब्लड को कहाँ ले जा रही है, ब्लड को ले जा रही है लंग्स की तरफ। यस, सो बॉडी के टिश्यू से राइट एट्रियम में आएगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वाया पल्मोनरी आर्टरी जाएगी वो हमारे लंग्स तक। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होगा। कहाँ होगा, एल्वियोली में होगा। गैसियस एक्सचेंज हो गया, CO2 बाय डिफ्यूजन बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन विल अगेन बाइंड विद हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा, ब्लड के साथ बाइंड हो जाएगा, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव टू लेफ्ट एट्रियम। अब ये कहाँ आएगी, लेफ्ट एट्रियम में आएगी, और किसके थ्रू आएगी, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगी, एंड फ्रॉम द राइट एट्रियम it will again move to, from the left atrium it will move to left ventricle, and from left ventricle it will go to our body। किससे जाएगी, by aorta। ठीक है, इससे जाएगी towards our body cells। बहुत सिंपल है, बॉडी सेल से हार्ट तक आएगी वाया वेना कावा, चाहे वो सुपेरियर हो चाहे वो इंफेरियर हो। वेना कावा से आ गई हार्ट में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल मूव करेगी, फिर राइट वेंट्रिकल से वाया पल्मोनरी आर्टरी जाएगी हमारे कहाँ, फेफड़ों पे, लंग्स पे जाएगी। लंग्स पे गैसियस एक्सचेंज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन को लेकर ब्लड पल्मोनरी वेन से दोबारा आएगी लेफ्ट वेंट्रिकल तक, और फिर थ्रू ऑर्टा, दैट इज द मेन आर्टरी, दोबारा वो आ जाएगी हमारे बॉडी के सेल्स तक। तो इस तरीके से होती है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, दो बार सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, एक बार टिश्यू से हार्ट तक, जिसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, और दूसरी बार हार्ट से लंग्स तक, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमंस में ब्लड की दो बार सर्कुलेशन होती है, एक बार सेल से हार्ट तक, हार्ट से लंग्स तक, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। तो चलिए अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन और प्रेजेंट इन एनिमल्स। सबसे पहले क्या है, इट इज आवर आर्टरीज। और आर्टरीज में क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, या अच्छे जो ब्लड होते हैं, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होते हैं, दे आर कैरीड अवे बाय आर्टरीज। फिर दूसरा क्या होता है, वेन्स। वेन्स में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आते हैं वाया वेन्स। और लास्ट में हमारे होते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज कुछ हमारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, मेन आर्टरी है, वेन्स है, इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ छोटे छोटे कैपिलरीज है, विच आर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, विच आर कॉल्ड कैपिलरीज। ओके, तो ये तीन टाइप के हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। अब मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, एक छोटा सा पैराग्राफ आपके बुक में दिया गया है। तो क्या है मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स जो है दे आर सेल फ्रेगमेंट्स, और हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स इज वेरी वेरी एसेंशियल। क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर किसी भी तरीके से ब्लड की लीकेज हो गई या किसी भी तरीके से प्लेटलेट्स की कमी हो गई बॉडी में, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होगा नहीं।
अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो कोई भी इंसान नॉर्मल ब्लीडिंग से ही मर जाएगा, हार्ट कट जाएगा तो भी क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो वो उसी से मर जाएगा। तो इसीलिए प्लेटलेट्स की एक प्रॉपर काउंट हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ कम टू आवर नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, बट ये लिम्फ बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले देखिए बनते कैसे हैं। ये है हमारे ब्लड कैपिलरीज। अब जब भी हमारे ब्लड वेसल से खून मूव होता है, हमेशा वी ऑल नो दैट आवर ब्लड इज अंडर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर में रहता है। अब जब भी इतने प्रेशर में मूव होती है, प्लाज्मा और कुछ हमारे छोटे छोटे WBCs बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखो ये हमारे कैपिलरीज है, और जब ये मूव करते हैं कुछ हमारे प्लाज्मा और कुछ हमारे WBCs बाहर निकल आए हैं, ठीक है। ये यहाँ फ्लूइड नेचर में बाहर निकल आए हैं। अब यही जो लिक्विड है, यही जो प्लाज्मा है along with the WBC, they get drained into another capillary which is called lymph capillary, और यही प्लाज्मा along with the WBCs forms our lymphatic system. That means lymphatic system क्या है? Is an avatar of our blood system और our circulatory system. blood से ही बनते हैं, प्लाज्मा और WBCs होते हैं, RBC वगैरह नहीं होता। They contain plasma and WBCs, और ये जो lymphatic system है इसके भी कुछ important functions है हमारे बॉडी में, जैसे कि ये excretory products को remove कर सकते हैं या excretory products को carry कर सकते हैं, ठीक है। प्लस गैसेस की भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी इसमें होती है, प्लस न्यूट्रिएंट्स होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कैरी कर सकते हैं। एंड उसके अलावा क्या कर सकते हैं? दे ऑल्सो हेल्प्स इन आवर बॉडी डिफेंस सिस्टम, क्योंकि इनमें क्या है? WBCs है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है? WBCs है, और WBCs का काम क्या होता है? बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना। तो लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्दो ब्लड से ही उसकी फॉर्मेशन है और ब्लड में ही जाके मिल जाती है फॉर इट्स प्यूरिफिकेशन, कुछ उसके अपने फंक्शंस है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कैरी करते हैं ताकि उसकी रिमूवल हो जाए। गैसेस एक्सचेंज भी थोड़ी बहुत गैस की भी कैरियर होते हैं ये लोग। न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, प्लस इट हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस सिस्टम। ओके, सो अब हमने एनिमल्स में तो देख लिया कि किस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन होती है, पर प्लांट्स में भी तो ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो किस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होती है? सो प्लांट्स में ब्लड नहीं है, प्लांट्स में लिम्फ नहीं है, प्लांट्स हैव 2 पाइप सिस्टम। प्लांट्स में होते हैं 2 पाइप सिस्टम। क्या क्या सिस्टम है वो? इट इज दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय किससे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय जाइलम एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम, ठीक है। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है जाइलम एंड फ्लोएम से। अब आप देखो जाइलम की अगर हम बात करें, जाइलम में कुछ हमारे ट्यूब लाइक लंबे लंबे मरे हुए सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स। यस, तो जाइलम की अगर हम शुरुआत में स्ट्रक्चर देखें, वेसल्स कुछ हमारे मोटे मोटे इस टाइप के सेल्स होते हैं, और ट्रैकाइड्स कुछ हमारे पतले पतले, बट दे आर ऑल्सो डेड सेल्स ओनली, ठीक है। एंड सराउंडिंग दिस सेल्स हमारे होते हैं कुछ पैरेन्काइमा विच आर कॉल्ड जाइलम पैरेन्काइमा, और इन्हीं जाइलम पैरेन्काइमा को सराउंडिंग करते हुए, सपोर्ट करते हुए कुछ सेल्स होते हैं which are called xylem sclerenchyma। तो इस तरीके की बंडल होती है जाइलम की, जिसमें 4 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, वेसल्स, ट्रैकाइड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब इस पूरे सिस्टम में देखिए 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है। वन इज दी ट्रैकाइड्स, अनदर वन इज दी क्या है? वेसल्स। यस, तो हमें याद रखनी है वेसल्स और ट्रैकाइड्स, जिसमें से मूव होगी वाटर की। और ये मूवमेंट कैसे होती है, इसके भी बहुत सारे हमारे थ्योरीज प्रपोज्ड हुए। जैसे कि देखिए दिस इज अ प्लांट, ठीक है, और यहाँ दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले रूट्स में क्या होता है? रूट्स में होती है डिफ्यूजन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर फ्रॉम द सॉइल दे गेट डिफ्यूजेस टू द रूट। रूट में वाटर की डिफ्यूजन हो जाती है, पैसिवली होती है, कुछ बोलते हैं एक्टिवली होती है, चलो किसी भी तरीके से हो, बट डिफ्यूजन होती है।
अब पानी यहाँ तक पहुँच गया है, बट अगेंस्ट ग्रेविटी वो कैसे मूव करेगा और वो कैसे लीफ तक पहुँचेगा, क्योंकि ज़रूरत तो उसकी लीफ में है, फोटोसिंथेसिस लीफ में होगी, तो कैसे पहुँचेगा? बाय अ पुल और बाय अ फिनोमेनन कॉल ट्रांसपीरेशन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन इज दी वाटर लॉस फ्रॉम लीफ सरफेस, ठीक है, वाटर लॉस टू एटमोस्फेयर, या हम सिंपली कह सकते हैं एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो जब भी लीफ में क्या होता है? स्टोमेटा, तो जब भी स्टोमेटा खुले होंगे वाटर धमाधम करके निकल जाएंगे, लीफ के सरफेस से बाहर निकल जाएंगे, और जब भी यहाँ वाटर की कमी होगी अपने यहाँ पे खिंचाव की डेवलपमेंट होगी, अपने यहाँ पे पुल की डेवलपमेंट होगी, विच इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल। और इसी पुल के चक्कर में वाटर की मूवमेंट होगी अप अबव टू द लीव्स वाया अ स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम, ठीक है। तो वाटर की मूवमेंट देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन पुल, जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिलरी मूवमेंट। कैपिलरी मूवमेंट का मतलब है कि वेसल्स जो है उसकी डायमीटर इस तरीके से बनी है कि पानी अगर इतना भी उठे तो हमें लगेगा कि पानी इधर उठ गई है, ठीक है। तो इस तरीके के मूवमेंट के वजह से, ट्रांसपीरेशन पुल के वजह से, विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी पानी अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर जाती है बहुत ही ऊपर, बड़े बड़े प्लांट्स तक भी। बट वही अगर हम फ्लोएम में देखें, फ्लोएम में थोड़ा सा क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग सा होता है। फ्लोएम जस्ट हैव ओनली वन ट्यूब, ठीक है, बस एक ट्यूब होती है विच इज कॉल्ड सीफ ट्यूब। सो दिस इज कॉल्ड सीफ ट्यूब, और इन्हीं सीफ ट्यूब के साइड में इनको कंपनी देने के लिए कुछ हमारे सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स, दिस आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। तो उसके अलावा देखिए फ्लोएम में भी हमारे पैरेंकाइमा सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड फ्लोएम पैरेंकाइमा, और उनमें भी हमारे फाइबर्स होते हैं विच आर कॉल्ड फ्लोएम फाइबर्स। बट यहाँ मैं फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स के बारे में नहीं बात करूँगी क्योंकि उनका फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, स्टोरेज एंड मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सीफ ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल और कैसे फूड की मूवमेंट होती है इन द फ्लोएम। सबसे पहले तो प्लांट में जो फूड की मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी मूवमेंट होती है वाया सीफ ट्यूब। बट किस तरीके से? अब लेट अस अज्यूम कि ये है हमारे लीफ के सेल जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, दिस इज द लीफ सेल जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब लीफ सेल में क्या बनेगा? लीफ सेल में बनेगी हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और हमारे शुगर्स। सो लेट अस अज्यूम दिस आर आवर शुगर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है दे विल फर्स्ट मूव टू कंपेनियन सेल, और इसकी जो मूवमेंट होती है इट रिक्वायर्स एनर्जी। सो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी जो है एटीपी यूज होगी। तो फ्लोएम की मूवमेंट जो है इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि जब भी ग्लूकोज या जब भी कोई भी खाना, जो भी शुगर है मूव करेगी फ्रॉम लीफ सेल टू कंपेनियन सेल, इट यूजेस एनर्जी, ठीक है, इट यूजेस एटीपी एंड देयरफॉर हियर इट इज दी क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है। अब कंपेनियन सेल से जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स है दे विल देन मूव टू द सीफ ट्यूब, और यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होगा। तो ये क्या है, इट इज नॉर्मल डिफ्यूजन, इसमें बस नॉर्मल डिफ्यूजन होगी, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। एनर्जी बस इस स्टेप में यूज होती है फ्रॉम लीफ सेल टू कंपेनियन सेल। अब शुगर मॉलिक्यूल इधर आ गया, शुगर के आते ही क्या होगा, अपने यहाँ पास में जो जाइलम होगी, क्योंकि अगर कभी भी आपने लीफ की एनाटॉमी देखी होगी, कभी भी आपने स्टेम की एनाटॉमी देखी होगी, जाइलम फ्लोएम हमेशा पास पास रहते हैं। तो शुगर के सीफ ट्यूब में आते ही अपने आप पास में जो हमारी जाइलम है, ठीक है, जाइलम में क्या होता है, जाइलम में वाटर होता है, तो अपने आप ये क्या करेगी, इट विल पुल द वाटर, जितनी भी पानी यहाँ पे है इट विल पुल सम वाटर टू द सीफ ट्यूब। दैट मीन शुगर के आते ही क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस आ जाएंगे, पास वाले जाइलम से पानी वो खींच लेंगे। अब देखो हमारे पास चीनी थी, चलो इसको भूल जाओ कि ये शुगर है, आप मान लो चीनी है,
चीनी की मूवमेंट इतनी इजी नहीं होगी, पर चीनी को हम पानी में घोलकर सोल्यूशन बनाकर अगर एक पाइप में डाल दे तो वो इजीली मूव कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या है, शुगर आया। फॉर फार्दर मूवमेंट क्या हुआ, ये जो शुगर है इसने पानी बुला लिया, पानी आ गया, सोल्यूशन बन गया, प्रॉपर लिक्विड बन गया। अब ये आराम से मूव कर पाएंगे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, क्योंकि फ्लोएम की मूवमेंट क्या है, बाई डायरेक्शनल, वो कहीं पे भी जा सकती है। बट जाइलम की क्या है, इट इज यूनिडायरेक्शनल, वो सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाती है। तो मेन डिफरेंस क्या है, फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, जाइलम में इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, सॉरी पैसिव प्रोसेस, कोई उसमें एनर्जी यूज नहीं होती है। फ्लोएम की मूवमेंट क्या है, फ्लोएम की मूवमेंट है, फ्लोएम्स मूवमेंट इज bidirectional and xylem movement is unidirectional. So देखिए what is excretion and why organism need it? Excretion is the removal of the waste. Excretion क्या है? It is the removal of waste. ठीक है, और इसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सक्रीशन, क्योंकि एक्सक्रीशन अगर नहीं होगा तो बॉडी में टॉक्सिक जमा होते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता जाएगा, यूरिया या नाइट्रोजनस वेस्ट जमा होते जाएंगे, तो क्या होगा, सेल विल सफोकेट, सेल नहीं जी पाएगा, तो सेल क्या होगा, सेल मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए रिमूवल ऑफ द वेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वही अगर हम ह्यूमंस में देखें कि किस तरीके की हमारी एक्सक्रीशन होती है, तो CO2 क्या है, CO2 इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो गैसियस एक्सक्रीशन हो सकती है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे किडनी से होती है उसकी एक्सक्रीशन हो सकती है। स्टूल्स जो हमारे डाइजेशन में होती है वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एक्सेस वाटर या बॉडी को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज टू स्वेट, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वी कैन से। तो हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम बने हैं टू रिमूव वेस्ट। एक्सेसिव ऑयल्स होते हैं, दिस ऑयल्स दे गेट रिमूव बाय आवर सेबेशियस ग्लैंड या सिक्रेटेड बाय आवर सेबेशियस ग्लैंड। तो बहुत सारे हमारे एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म्स है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो इट इज मेड अप ऑफ 2 किडनीज। ठीक है, 2 किडनीज होते हैं, राजमा होते हैं 2, और इन्हीं राजमा से एक लंबा ट्यूब निकलता है विच इज कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर लीड टू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लैडर। ठीक है, बहुत सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज कॉल्ड यूरेटर, दिस इज आवर किडनी। किडनी लिख दिया मैंने, ओके। किडनी के अंदर होते हैं फूलों का बाग, एंड दिस फूलों का बाग इज कॉल्ड मेड्यूला, राइट। और ये जो बाकी के पोर्शन है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। दिस इज आवर यूरिनरी ब्लैडर एंड हियर दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रा। सो आई गेस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से कंपेरेटिवली, डाइजेस्टिव सिस्टम से कंपेरेटिवली सबसे इजी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को कठिनाई होती है, कहाँ होती है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम नेफ्रॉन का डायग्राम तो हमको आता ही नहीं है, कैसे याद रखे। तो याद क्या रखना, स्टेप बाय स्टेप याद करो, अपने आप पूरा डायग्राम याद हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं किडनी की क्या फंक्शन है और कैसे हमारे बॉडी में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले देखिए, यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज दी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। सेकंड क्या होता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स जो भी चीजें बची कुची, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है। कुछ चीजें जो हम दोबारा से यूज कर सकते हैं वो दोबारा से हमारे ब्लड में जाती है, विच इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट वन इज अ ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, अलग अलग जगहों से सिक्रेशन आती है। जो भी बचे कुछ टॉक्सिन्स जो हम मेडिसिन खाते हैं, ड्रग्स वगैरह, उनको भी ब्लड से रिमूव होना होता है। तो ये कहाँ आती है, इट ऑल्सो कम टू आवर किडनीज ओनली, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो 3 मेन स्टेप्स होते हैं हमारे यूरिन के फॉर्मेशन में, और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इट ऑकर्स इन अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी, क्योंकि किडनी का जो मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना, वो इस स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो देखिए
स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम लेवलिंग देख लेते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है, इसे हम कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर आर्टरीज की अपनी ही एक झाली बनी हुई है जहां ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लोमर्यूलस, ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्लोमर्यूलस। दिस इज आवर PCT, दैट मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। याद रखो इस तरीके से कि जो ट्यूब हमारे बाउमन कैप्सूल के पास है, प्रॉक्सिमल का मतलब पास, इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो ट्यूब दूर है इट इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोलेटेड का मतलब है बहुत सारा मैगी लाइक, बहुत सारे कर्व्स है उसमें। यू शेपेड ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हैनली, एंड दिस इज आवर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, दिस इज आवर कलेक्टिंग डक्ट। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ब्लड जो है इट कम्स हियर टू ग्लोमर्यूलस, ठीक है, ग्लोमर्यूलस में आती है। ग्लोमर्यूलस की जो आर्टरीज होते हैं, ये जो झाली है, उसकी फॉर्मेशन इस तरीके से हुई गई है कि हमेशा ब्लड एक प्रेशर में रहता है, और इसी प्रेशर के वजह से ब्लड क्या होता है, वो अपने आप को निचोड़ लेता है, और जितनी गंदगी है सब यहाँ इस बाउमन कैप्सूल से सारी की सारी गंदगी आ जाती है हियर इन द बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है, सारे के सारे गंदे चीजें, नाइट्रोजनस वेस्ट, सारे मिनरल्स जो भी है, सॉल्ट्स, सब कुछ हमारे आ जाते हैं बाउमन्स कैप्सूल से। अब बाउमन कैप्सूल से धीरे धीरे इट स्टार्टेड मूविंग इन द PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। आप मान लो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है दोबारा से हमारे बॉडी यूज कर पाए, तो वो ब्लड में निकल जाएंगे। कुछ मिनरल्स लाइक कुछ सॉल्ट्स आप मान लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, तो इस तरीके की कुछ चीजें जो हमारा बॉडी दोबारा से यूज कर सकते हैं, दे गेट रीअब्सॉर्ब, दोबारा से वो ब्लड में चले जाएंगे, एंड यहाँ पे क्या होगा, PCT में रीअब्सॉर्प्शन होगी। और चलते चलते जब वो पहुंचेंगे लूप ऑफ हैनली में, तो ये कहा जाता है कि यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वो रहता है लूप ऑफ हैनली में। क्यों? क्योंकि सारा चीज निकल गया है, पानी निकल गया है, सॉल्ट निकल गया, तो वो कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, और जब वो लूप ऑफ हैनली पहुंचता है तो वो हाईली कंसंट्रेटेड हो जाता है। उसके बाद इट स्टार्ट मूविंग इन DCT। DCT में रीअब्जॉर्प्शन कम होता है, हर चीजों की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होती है, यहाँ होती है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। अलग अलग जगहों से सिक्रेशन आती है, जो ड्रग्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह हम खाते हैं वो भी हमारे यहाँ इसके पार्ट आ जाती है। अलग अलग जगहों से सिक्रेशन आती है, ड्रेनेज अलग अलग तरीके से आती है, एंड क्या होता है, दोबारा से ब्लड थोड़ा मिक्सअप हो जाता है विथ ऑल दिस वेस्ट प्रोडक्ट। और ये सारी की सारी गंदगी कहाँ जाती है, इट मूव्स टू आवर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में जाती है। और यही कलेक्टिंग डक्ट जाकर मिल जाती है किससे, ये कलेक्टिंग डक्ट जाकर मिल जाती है हमारे यूरिटर से। यूरिटर से मिलके सारे यूरिन मूव करती है यूरिनरी ब्लैडर पे, यहाँ वो स्टोर्ड रहती है तब तक जब तक ब्रेन से ना सिग्नल आए टू एक्सक्रीट इट आउट ऑफ द बॉडी। तो न्यूरॉन देखो, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल टर्म, 3 टर्म याद रखो, क्या है, ग्लोमर्यूलस, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन इन PCT एंड हाफ DCT, एंड ट्यूब्यूलर सिक्रेशन इन DCT, प्लस सब कुछ जाकर मिल जाता है इन द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जाकर मिलता है यूरिटर से, यूरिटर यूरिन को लाते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे, और ब्लैडर में तब तक स्टोर रहता है जब तक ब्रेन से ना सिग्नल आए, जब तक ब्लैडर फुल ना हो जाए टू एक्सक्रीट इट आउट ऑफ द बॉडी। सिंपल है, हम अगर इसको नहीं कॉम्प्लेक्स करेंगे तो हमें इजीली याद रहेगा। अब देखिए इसके साथ और एक चीज, एक टर्म मेंशन्ड है, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? अब किडनी में रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सॉल्ट वगैरह की या हर चीज की कॉन्सेंट्रेशन जो है, किडनी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन आवर बॉडी, ठीक है, कैसे? क्योंकि जब भी हम बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन होती है, पोटेशियम, सोडियम, फिर आप मान लो कैल्शियम, इस टाइप की चीज़ों की इन एंड आउट मूवमेंट होती है इनसाइड
द नेफ्रॉन और wherever the reabsorption takes place। तो यहाँ क्या होता है, इसके वजह से एक प्रॉपर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, एक ऑस्मोटिक बैलेंस हमारे बॉडी में बनी रहती है। तो इसीलिए एक छोटा सा टर्म दिया गया है रिगार्डिंग आवर किडनीज और एक्सक्रीट सिस्टम, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी के दो फंक्शन है, इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द वेस्ट एंड सेकेंड इट मेंटेन्स और हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करेगी या एक ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसे बरकरार रखेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं टुवर्ड्स आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। और प्लांट्स के पास ना किडनी है ना कुछ है, तो प्लांट कैसे एक्सक्रीशन करता है? प्लांट्स भी करता है। कैसे करता है? प्लांट्स की गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होती है? गैसियस एक्सचेंज होती है बाय स्टोमेटा और कभी कभार बाय सम रूट्स ऑल्सो। उसके अलावा प्लांट में कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्ट, लाइक रेजिन्स, लाइक गम्स। तो इस टाइप के चीजें क्या होते हैं? दे सिंपली ऊजेस आउट। देखो रेजिन्स जो होते हैं, रबर, आज जो हम टायर्स बना रहे हैं, हम अपने पेंसिल के साथ रबर यूज करते हैं, व्हाट आर दिस? दिस आर द सेकेंडरी प्रोडक्ट्स ऑफ सम प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं रेजिन्स। उन्हीं की मॉडिफिकेशन करके रबर बनाया जाता है। तो ये चीजें आज तक किसी को नहीं पता चला कि प्लांट में इनका क्या काम है, बट हाँ हम तो बरकरार यूज कर रहे हैं, हमारे लिए तो यूजफुल है। तो इनकी कैसे एक्सक्रीशन होती है? बाई सिंपली ऊजिंग आउट। दैट मीन्स ये क्या करते हैं? बर्ग फट जाता है। यहाँ आप देख सकते हो बार्क जो है वो फट गई है और रेजिन्स और गम्स जो बाहर निकल गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी एक्सप्रेशन हो जाती है। वही अगर आप देखोगे वाटर लॉस कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन से होती है। और कभी कभार ह्यूमिडिटी के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे वाटर एट द टिप ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड भी लॉस होती है, विच इज कॉल्ड गटेशन। तो प्लांट्स में भी तरह तरह के मोड है टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। बट एनसीईआरटी में दो चीजें मेंशन है, गैसियस एक्सचेंज किससे होती है? थ्रू स्टोमेटा, प्लस दिस सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की रिमूवल होती है बाय सिंपली ऊजेस आउट। उसके अलावा देखिए रूट एक्सुडेट्स भी बनते हैं। प्लांट कभी कभार कुछ केमिकल अपने रूट से भी छोड़ देते हैं, तो उनके पास भी अलग अलग मीन्स डेफिनेटली होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।